हेलो जेंटलमैन, वेलकम टू द डिप्लोमेटिक अफेयर्स। चाइना का टैंकर शिप रिच स्टैरी यूएस ब्लॉकआउट को ब्रेक नहीं कर पाया और वापस पर्शियन गल्फ में भाग गया। चाइना की तरफ से पहले कई सारी हार्ड वार्निंग्स यूएस को दी गई थी और चाइना ने कहा था कि चाइनीज शिप्स तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करेगी। इसके बाद रिच स्टैरी कंटिन्यू आगे जा रहा था। सबसे पहले रिच स्टैरी ने ईरानियन कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस किया। फिर जैसे ही रिच स्टैरी गल्फ ऑफ ओमान में आई तो यूएस नेवी शिप्स के द्वारा लगाई गई ब्लॉकेट को देखकर वापस पर्शियन गल्फ में भाग गई। चाइना की वार्निंग केवल खोखली धमकी निकली। चाइना इज जस्ट अ पेपर टाइगर। इनफैक्ट चाइनीज नेवी शिप्स चाइनीज कोस्टल शोर से भी, अपने जो चाइना का जो कोस्टल शोर है उससे भी ज़्यादा दूर नहीं जाती है। आपको समझना होगा कि चाइनीज मिलिट्री टेक्नोलॉजी अभी उस नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंची है जिस लेवल पर यूएस की नेवी अभी है। चाइनीज नेवी को उस लेवल पर जाने में, उस मैच्योरिटी को, अपने चाइनीज टेक्नोलॉजी को मैच्योर करने में एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स लगेंगे। 15 साल बाद बिल्कुल चाइनीज मिलिट्री टेक्नोलॉजी यूएस के लेवल तक मैच्योर हो जाएगी और इसलिए बिल्कुल यूएसए अभी से ही अपने फ्यूचर मिलिट्री डोमिनेंस को भी सिक्योर करने में लगा हुआ है। इसलिए आप देखेंगे कि एक एक करके धीरे धीरे चाइनीज अलाइज को यूएस हटाता जा रहा है। पहले वेनेजुएला और अब ईरान। बट यूएस ईरान में सक्सेसफुल नहीं होगा बिकॉज वेनेजुएला में मदुरो अपनी कोई पर्सनल स्पेशल आर्मी नहीं बनाए थे। वहीं ईरान में आईआरजीसी है। ईरान में जो आईआरजीसी है वो स्पेशली ईरानियन रिजीम को ही प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप को इस जो वेनेजुएला में उनको छोटा सा सक्सेस मिला था वो तो वेनेजुएला में उन्होंने डील कर लिया था। तो वहाँ पे उनका बस कुछ नहीं करना पड़ा, सीधे गए उठा के ले आए, किडनैप कर लिया प्रेसिडेंट को। तो ट्रम्प को लगा भाई यूएस की मिलिट्री कुछ भी कर सकती है, लेकिन वहाँ तो उन्होंने पैसों के दम पे वो सारा काम किया था। तो डोनाल्ड ट्रम्प को इस अपने वेनेजुएला वाले छोटे से कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया था। अपने मिलिट्री के पावर को उन्होंने कुछ ज़्यादा ही एज्यूम कर लिया था। मैं आपको अगेन बोलता हूँ, यूएस ईरान में तब तक रिजीम चेंज नहीं कर सकता है जब तक ईरान में आईआरजीसी है। वहीं यूएस इंडो पैसिफिक में अपने आप को और भी ज़्यादा इंगेज कर रहा है। जैसे कुछ समय पहले ही 13 अप्रैल 2026 को यूएस के सेक्रेटरी ऑफ वॉर और इंडोनेशिया के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस वाशिंगटन डीसी में मिले थे। इस मीटअप में यूएस के द्वारा एक प्रपोजल इंडोनेशिया को दिया गया था जिसमें एक क्लॉज यह भी था कि इंडोनेशिया यूएस को अपने एरोस्पेस को मिलिट्री पर्पस के लिए यूएस को यूज़ करने देगा अनकंडीशनली। हालांकि इंडोनेशिया ने अभी तक इस प्रपोजल को साइन नहीं किया है। इंडोनेशिया बिल्कुल भी रश नहीं कर रहा है। वहीं जैसे ही यूएस इस प्रपोजल को इंडोनेशिया से साइन करवा लेता है तो बस यूएस को एक छोटा सा ऑर्डर लेना होगा और फिर उसके बाद यूएस एयरक्राफ्ट अनकंडीशनली इंडोनेशियन एरोस्पेस को यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज यूएस चाइना के लिए जो स्टेट ऑफ मलक्का है इसकी इम्पोर्टेंस को बखूबी समझता है और हमेशा से चाइना के अगेंस्ट यूएस फ्यूचर प्रूफ रहना चाहता है। फ्यूचर में जो यूएस के ग्रैंड प्लान्स है चाइना के अगेंस्ट, उसको यूएस अभी से ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर चुका है। वहीं बात करें वापस यूएस और ईरान की तो सबसे पहले इसराइल और हिजबुल्लाह कंटिन्यू एक दूसरे पर अटैक अभी तक कर रहे हैं। यूएस का गल्फ ऑफ ओमान में नेवल ब्लॉकेड अभी तक लगा हुआ है उन शिप्स के लिए जो ईरानियन पोर्ट्स का यूज़ कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सीज फायर अभी तक कंटिन्यू है और यूएस और ईरान एक दूसरे के ऊपर अभी अटैक नहीं कर रहे हैं, मिलिट्री अटैक। वहीं कई सोर्स का यह भी दावा है कि यूएस ईरान के साथ सेकेंड राउंड ऑफ सीज फायर नेगोशिएशन के लिए रेडी हो गया है। ये नेगोशिएशन पाकिस्तान में होगा या फिर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में होगा। वहीं पाकिस्तान से एक और न्यूज़ सामने आई है कि इस बार बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी, जो कि ज़मीन पर ही हमेशा ग्राउंड ऑपरेशन करती थी, वो अब ज़मीन को छोड़कर सी में पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड्स पर अटैक कर रही है। मतलब अब ये लोग ज़मीन से सी में भी शिफ्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री ऑलरेडी ओवर स्ट्रेस्ड हो चुकी है। उन्हें सऊदी अरब में भी अपने फोर्सेस भेजना है, अफगानिस्तान से लड़ने में भी फोर्सेस लगाना है, इंडिया के अगेंस्ट में उन्हें फोर्सेस चाहिए और अगर ईरान के साथ फ्रंट खुल जाता है तो इधर भी फोर्सेस चाहिए। और उनके इंटरनल भी जो उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, ये इसके कारण पाकिस्तान एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा डेंजर सिचुएशन में फंस चुका है। तो अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान किस तरह इन फाइटर्स को कंट्रोल करता है। वहीं यूएस ईरान वॉर के कारण सभी को बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। जैसे ईरान को अब तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर $300 बिलियन का लॉस हुआ है। यूएस को अब तक अप्रोक्स $65 बिलियन का लॉस हुआ है। गल्फ कंट्रीज को अभी तक
$200 बिलियन प्लस का लॉस हुआ है। इजराइल को अब तक $20 बिलियन का लॉस हुआ है और ऑयल प्राइसेस के कारण ग्लोबली भी इकोनॉमिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है सभी कंट्रीज का, इंडिया का भी, जापान का भी, चाइना का भी, उधर यूरोप का भी भयंकर लॉसेस हो रहे हैं पूरे ग्लोबली। अभी ऑयल के प्राइसेस थोड़े से कम भी हुए हैं। करंट ऑयल का जो प्राइस है, जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय $95 पर बैरल पर है। इसलिए जो है वर्ल्ड इकोनॉमी है अभी काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, ऑयल प्राइसेस कभी ऊपर कभी नीचे। और आप जानते हैं ट्रंप स्टॉक मार्केट को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं और चला भी रहे हैं। ट्रंप जिस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं उससे स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे बहुत ही ज़्यादा होता रहता है। स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल और अनप्रिडिक्टेड हो चुका है और कई रिपोर्ट्स का भी तो यह भी दावा है कि ट्रंप यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।